प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए, अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। हमारी सेनाएं। प्रस्तावना। पुलिस देश के भीतर हमें सुरक्षा देती है। चोर, बदमाश, गुंडे आदि से आम आदमी की रक्षा करती है। देश के बाहर से कोई भी अन्य देश हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है। ऐसे बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना सेना का काम है। बाहरी आक्रमण कई प्रकार के हो सकते हैं। दुश्मन जमीन के रास्ते से हमारी सीमाओं के भीतर घुस सकता है। दुश्मन हवाई जहाज के माध्यम से अर्थात वायु मार्ग से हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है। उसे रोकने के लिए हमारे पास वायुसेना होनी चाहिए। दुश्मन जहाजों में सवार होकर अर्थात समुद्री मार्ग से हम पर हमला कर सकता है। उसे रोकने के लिए हमारे पास जल सेना होनी चाहिए। थल सेना के सामने कई तरह की कठिनाइयां हैं। कहीं विशाल रेगिस्तान है, कहीं बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हैं। हमारे वीर सैनिक, हमारी सेनाएं हर स्थिति में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती हैं। जिस तरह शहरों की रक्षा पुलिस करती है, उसी तरह देश की रक्षा हमारी सेनाएं करती हैं। जब विदेशी दुश्मन देश पर आक्रमण करते हैं, हमारी सेनाएं दुश्मनों को मार भगाती हैं। दुनिया के सभी देशों के पास अपनी रक्षा के लिए सेनाएं होती हैं। अपने देश का मानचित्र देखो, इसकी सीमाओं पर गौर करो। पश्चिम, उत्तर और पूर्व में हमारी सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। दुश्मन इस लंबी सीमा पर कहीं से भी आकर देश पर हमला कर सकता है। उससे मुकाबला करने के लिए जमीन पर लड़ने वाली सेना है। इसे हम थल सेना कहते हैं। थल का अर्थ है जमीन। देश के नक्शे में दक्षिणी भाग की तरफ ध्यान दो। वहां तीनों ओर समुद्र हैं। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। देश के दुश्मन समुद्री बेड़े लेकर इस रास्ते से भी देश पर आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ देश की रक्षा करती है हमारी नौसेना। नौ का अर्थ है जहाज। थल सीमाओं और समुद्री सीमाओं के अलावा देश की एक और सीमा भी है। यह मानचित्र में दिखाई नहीं देगी। सिर ऊपर उठाकर देखो, यह सीमा दिखाई पड़ जाएगी। यह हमारी वायु सीमा है, अर्थात आक्रमणकारी हवाई जहाजों से आसमान के रास्ते से आकर देश पर आक्रमण कर सकता है। वायु मार्ग से आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए हमारे पास वायुसेना है। इस प्रकार हमारे देश की रक्षा तीन तरह की सेनाएं करती हैं। हमारी थल सेना जमीन के रास्ते से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकती है। नौसेना समुद्री रास्ते से होने वाले आक्रमणों को रोकती है और वायुसेना हवाई सीमाओं की रक्षा करती है। वायुसेना में कई तरह के विमान होते हैं, जिनका अपना अपना काम होता है। बम वर्षक विमान ऊंचाई पर उड़ते हैं और दुश्मन के क्षेत्र में जाकर बम गिराते हैं। छोटे लड़ाकू विमान बड़ी तेजी से उड़ते हैं और आसमान में दुश्मनों के विमानों से तोपों से लड़ते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। अक्सर लड़ाई में वायुसेना के विमान थल सेना के साथ रहकर लड़ाई करते हैं और थल सेना की सहायता करते हैं। इनके अलावा हमारी वायुसेना में दो अन्य तरह के विमान भी हैं, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर। मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों और माल को ले जाते हैं। जंगलों और पहाड़ों पर सैनिकों को और माल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत उपयोगी हैं। निगरानी वाले विमान उपग्रह में रखे कैमरा और यंत्रों की सहायता से दुश्मन के ठिकानों का पता लगाते हैं। वायुसेना के विमान पैराशूट की सहायता से सैनिकों को दुश्मन के क्षेत्र में पहुंचा देते हैं, जहां वे दुश्मनों पर छिपकर आक्रमण करते हैं। वायुसेना का प्रधान वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल होता है। थल सेना में जो लोग बंदूक, मशीन गन आदि लेकर लड़ते हैं, वे सिपाही होते हैं। सिपाहियों के समूह को पैदल सेना कहते हैं। पैदल सेना के साथ टैंक रेजिमेंट भी चलती है। यह पैदल सेना का रास्ता बनाती है और दुश्मन के सैनिकों पर गोलाबारी करती है। लड़ाई में टैंकों की आपसी लड़ाई देखते ही बनती है। टैंक के गोले बड़े विनाशकारी होते हैं। पैदल सेना के अलावा थल सेना में तोप सेना, आर्टिलरी भी शामिल है। तोप सेना मिसाइल,
तोप आदि से दूर से ही दुश्मन पर हमला करती है। थल सेना के कई अंग होते हैं। इंजीनियरिंग कोर रास्ता बनाना, पुल बनाना आदि काम करता है। चिकित्सा कोर बीमार या घायल सैनिकों का इलाज करता है। सिग्नल कोर सेना की विभिन्न टुकड़ियों के बीच सूचना या संदेश पहुंचाने का काम करता है। सप्लाई कोर खाने पीने की चीजें जुटाने और वितरित करने का काम करता है। ऑर्डिनेंस कोर कपड़े, वर्दी, बंदूक, बारूद आदि बनाने का कार्य करता है और मशीनों तथा हथियारों का रख रखाव करता है। थल सेना का प्रधान थल सेना अध्यक्ष जनरल होता है। थल सेना को कई प्रकार की स्थितियों में काम करना पड़ता है। हमारे वीर जवान एक और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पहरा देते हैं तो दूसरी ओर राजस्थान के रेगिस्तान की झुलसती गर्मी में काम करते हैं। हमारी थल सेना में रेगिस्तान की रक्षा के लिए ऊंट पर सवार सैनिकों की भी एक टुकड़ी है। नौसेना में युद्धपोत होते हैं और पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बियां होती हैं। युद्धपोत में दूर तक मार करने वाली तोपें होती हैं। हमारे देश के युद्धपोतों में कई लड़ाकू विमान भी होते हैं। ये विमान युद्धपोत से उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों पर आक्रमण करके फिर इसी पर वापस आ जाते हैं। पनडुब्बी समुद्र के नीचे से आकर बंदरगाहों पर आक्रमण कर सकती है। हमारी पनडुब्बी दुश्मनों की पनडुब्बी और जहाजों का पता लगाकर टॉर्पीडो से उसे नष्ट कर सकती है। नौसेना में सीमाओं की गश्त के लिए कई छोटे जहाज, तेजी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने वाली स्टीम बोट इत्यादि होती हैं। नौसेना में भी इंजीनियरिंग कोर, सप्लाई कोर, चिकित्सा कोर आदि अंग होते हैं। नौसेना का प्रधान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल होता है। मानवता की दृष्टि से युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें सैनिक को किसी की जान लेनी पड़ती है। बिना कारण किसी की जान लेना पाप है, लेकिन दुश्मन का सफाया करना मातृभूमि की सेवा है। बिना कारण दूसरे देशों पर आक्रमण करने वाला अधर्मी है। उसे दंड देना हमारा परम कर्तव्य है। इसी को हम धर्म युद्ध कहते हैं। ऐसे युद्ध में वीर सैनिकों को लड़ते लड़ते अपनी जान भी देनी पड़ती है। देश के लिए लड़कर प्राण त्यागने वालों को हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पुराने जमाने में सैन्य शक्ति बढ़ाना और अपने राज्य का विस्तार करना हर सम्राट और महाराजा का अधिकार माना जाता था। आधुनिक युग में हम देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र आक्रामक देशों के खिलाफ विश्व स्तर पर कार्रवाई करता है। अब राज्य विस्तार के लिए लड़ना अपराध माना जाता है। फिर देश अपनी सेनाएं क्यों रखते हैं? जिस तरह 2-4 बदमाश लाखों लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं और उनसे हमारी रक्षा के लिए पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह आक्रामक प्रवृत्ति वाला एक देश भी पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए देश अपनी आत्मरक्षा के लिए सेना रखने के लिए विवश हैं। मान लें कि विश्व में शांति है और युद्ध की आवश्यकता नहीं है, फिर सेना का क्या काम है? आज की स्थिति में सेना का उपयोग शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगर 2 देशों में लंबा युद्ध छिड़ जाए तो उन्हें रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के अनुसार और देश अपनी अपनी सेनाएं भेजते हैं। इस सेना को शांति सेना कहा जाता है। देश के भीतर तूफान, भूकंप, व्यापक दंगे आदि स्थितियों में भी सैनिक शांति की रक्षा और राहत कार्यों के लिए तैनात किए जाते हैं। किसी भी देश के अस्तित्व के लिए 2 अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। पहली अन्न और दूसरी सुरक्षा। हमारे किसान भरपूर अन्न पैदा करते हैं और सैनिक मुस्तैदी से देश की रक्षा करते हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान।